सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए बच्चों, आज हम एक ऐसा पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं, बहुत ही आकर्षक और जानकारीदायक पाठ है। पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा और पाठ भी क्या एक तरीके से दुष्यंत कुमार जो इस पाठ के कवि है, उनकी गजल सारे विश्व में प्रसिद्ध है। हर कोई, क्योंकि गजल के मामले में दुष्यंत कुमार के मुकाबले कोई नहीं है। तो पाठ प्रारंभ करें उसके पूर्व हम दुष्यंत कुमार के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं पहले। तो दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के कवि तो है ही, इसके साथ साथ ऐसे महानतम कवि का जन्म सन 1933 को, कितने में, सन 1933 में राजपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर हुआ, तथा इनका निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ। इसके अलावा इन्होंने जीवन में कई जो ऐसे लोग हैं जो अपनी आवाज उठाने में असमर्थ है या जागरूक या निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं और कहीं न कहीं उन अत्याचारों को सहन करके बैठ गए हैं, ऐसे लोगों को कहीं न कहीं अपनी गजल के माध्यम से उन्होंने जगाने का प्रयास किया है। ऐसे महानतम कवि की रचनाओं पर दृष्टि डालें तो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे और साए में धूप। और साए में धूप इसलिए अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि साए में धूप, ये गजल जो है उनकी साए में धूप नामक रचना से ली गई है। इसके अलावा परिमल की जो गोष्ठियां होती थी उनमें भी आमंत्रित किए जाते थे और उनमें भी ये नियमित रूप से जाते थे, भाग लेते थे, सक्रिय रूप से भाग लेते थे। तो आइए इनके द्वारा रचित जो गजल है उनका अध्ययन करते हैं। तो गजलों की दृष्टि से प्रथम जो गजल है, कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए। तो देखिए बालको, आप जानते हैं कि हमारा देश पहले परतंत्र था और सभी ने पूरा संघर्ष किया। देश के हर नागरिक ने जितना वो योगदान दे सकता था उस देश को आजाद कराने में अपना योगदान दिया और सबकी ख्वाहिश थी कि हमारा देश आजाद हो जाएगा और हमें आराम से सुख के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन आप जानते हैं इस समय जब देश आजाद हुआ तो हमारे देश में जो साहूकार थे, सेठ थे, अधिकारी थे, कहीं न कहीं उनका अधिकार हनन करके सारी शक्ति अपने पास केंद्रित कर ली। गरीब को क्या मिला? कुछ नहीं, वह बेचारा दुखी रहा। जैसी स्थिति उनकी परतंत्र भारत में थी वैसी स्वतंत्र भारत में हो गई। क्या मिला उनको? तो ऐसी आवाज गजल के माध्यम से किस प्रकार प्रकट की दुष्यंत कुमार ने, उसका अध्ययन करेंगे। कहां तो तय था चिराग हर घर के लिए, कहां तो उस समय वादा किया गया था कि जब देश आजाद हो जाएगा तो हर घर रोशन होगा, चिराग होगा, दीपक जलेगा। सामान्य अर्थ में बोले तो हर घर को एक चिराग मिलेगा। कहां चिराग मैसर नहीं शहर के लिए, और कहां स्थिति क्या हो गई? वह चिराग किसी मैसर का मतलब नसीब नहीं है शहर के लिए। अरे घर घर की तो बात छोड़ो, एक शहर जिसको हम संपन्न क्षेत्र मानते हैं, विकसित इलाका मानते हैं, ऐसे शहरी इलाकों में तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही। अर्थात कहते ये रहे कि हर घर में खुशियां, सुख सब भरपूर मात्रा में हो जाएगा, लेकिन स्थिति क्या हुई? घर की तो बात छोड़ो, शहरों तक में नसीब नहीं हुई खुशियां। यह स्थिति हो गई देश की। आगे कहते हैं यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है, और स्थिति यह हो गई, दरख्तों से तात्पर्य हो गया पेड़, बड़ा और पुराना पेड़, और बड़े और पुराने पेड़ के साए में धूप लग रही है। आप जानते हैं किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं तो धूप लगती है, छाया लगती है उस जगह। और जब उस जगह, जब पेड़ के नीचे बैठने के बाद भी धूप लग जाए तो व्यक्ति बैठेगा कहां? तो यहां पर पेड़ से तात्पर्य क्या है? जो उच्च अधिकारी है, अभिजात्य वर्ग है, संपन्न वर्ग है, साहूकार वर्ग है, लोग ये सोचते हैं कि उनकी शरण में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, लेकिन ऐसा उनका सोचना गलत हो रहा है। उल्टा सुखी के अपेक्षा दुखी हो रहे हैं, वो दुख का कारण वो बड़े बड़े अधिकारी हो रहे हैं। तो वही बात हो गई कि बड़े बड़े पेड़ों की छाया में बैठ करके भी
उनको धूप लग रही है, कष्ट हो रहा है, ये स्थिति हुई है। चलो यहां से चले उम्र भर के लिए। मन तो ऐसा करता है कि ऐसी स्थान से जाने, ऐसे स्थान पर रहने के स्थान पर, ऐसी जगह रहने के स्थान पर क्या किया जाए कि उम्र भर के लिए यहां से निकल जाए। क्या मतलब, जब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अधिकारी जिनको हमारे लिए सहारा बनना चाहिए, वही हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। और जब खुद ही रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो व्यक्ति किस पर उम्मीद करेगा? है कोई सहारा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर ये सोचता है कि मैं यहां से उम्र भर के लिए निकल जाऊं, तो क्या उसका सोचना गलत है? उसका सोचना भी सही है। व्यक्ति सुखी रहना चाहता है और उसको अपने जो अधिकारी है, उच्च वर्ग है, उससे कुछ उम्मीद रहती है। अगर वह उम्मीद ही पूरी नहीं हो रही तो वह रह के क्या करेगा वहां पर? यह उसकी स्थिति होती है। अगला पद्यांश देखते हैं। न हो कमीज तो पांवों से ढक लेंगे। तो क्या हो गया? ऐसे लोग भी हमारे संसार में, इस देश में विद्यमान है कि जिन पर कितना ही अत्याचार करो, उस अत्याचार के खिलाफ तनिक भी आवाज नहीं उठाएंगे। वो तनिक भी आवाज नहीं उठाएंगे। उनके लिए कहा गया है न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे। ये क्या मतलब हुआ कि कमीज नहीं है तो भी हम संतुष्ट है, पैरों से ही पेट ढक लेंगे। अर्थात सर्दी लगेगी तो जैसे ओकड़े बैठते हैं ना, ऐसे ओकड़े होकर के बैठ जाएंगे, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे। कमीज नहीं है, सहन कर लेंगे। अर्थात अत्याचार होगा, उसको सहन कर लेंगे, लेकिन आवाज नहीं उठाएंगे। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए? ये बताइए, क्या ये लोग उचित है? कितने उचित है इस सफर के लिए? उन लोगों को जो अत्याचारी अधिकारी या जो शोषण करने वाले हैं, अगर उनको ऐसे लोग मिलेंगे तो उनकी तो आत्मबल बढ़ेगा, उनकी तो हिम्मत बढ़ेगी अत्याचार करने की। तो ऐसे लोगों से क्या फायदा? ऐसे लोगों से क्या फायदा जो आवाज नहीं उठा सकते? लेकिन कवि सोचता है कि मैं अपनी कलम के माध्यम से इन सब की आवाज बन करके आऊंगा और अपनी कलम के माध्यम से इन सब की पीड़ाओं को उजागर करूंगा, और इन्हें उजागर ही नहीं, इनको भी मैं जगाने का प्रयास करूंगा। इस तरह कवि दुष्यंत कुमार अपनी गजलों में बात स्पष्ट करते हैं। तो दुष्यंत कुमार की ये गजल वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही प्रेरणादायक है और पढ़ने में बहुत आनंद आता है। और आनंद ही नहीं, उसको जीवन में उतारना भी चाहिए, क्योंकि ये जो गजलें हैं ये बहुत प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। तो अब ये तो रही बात इसकी व्याख्या की, और प्रश्न आपको डिस्क्रिप्शन में मिलते ही है। रही बात इसकी सप्रसंग व्याख्या आ जाए तो किस प्रकार लिखी जाए, वह भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उसको भी हमको लिखना आना चाहिए। तो प्रसंग लिखने के लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम व्याख्या लिखने के लिए हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग लिखने के पश्चात पंक्ति खाली छोड़ते हैं। एक कमेंट में पूछा था कि पंक्ति खाली क्यों छोड़ते हैं? पंक्ति खाली इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारी जो प्रसंग है, बिंदु है, वो स्पष्ट नजर आए और लिखा हुआ पूर्ण व्यवस्थित नजर आए, इसलिए हम उस पंक्ति को छोड़ते हैं। अब रही बात व्याख्या, ये प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखो आरोह। एक उदाहरण चिन्ह में बंद कर दो। के अंतर्गत दुष्यंत, कवि का नाम दुष्यंत कुमार, इसको भी एक उदाहरण चिन्ह में बंद कर दो। द्वारा रचित साये में धूप नामक रचना की गजलों से अवतरित है। अब यहां पर एक शोषित वर्ग की स्थिति क्या हो गई है?
उसका वर्णन यहां पर किया गया था कि यहां पर शोषण करने वाले, यहां पर शोषक वर्ग से पीड़ित शोषित वर्ग की पीड़ा को उजागर किया गया है। ठीक है, यह हमारा प्रसंग हो गया। व्याख्या भी बताई थी मैंने, उस प्रकार व्याख्या हमको लिखनी है। और विशेष एक बिंदु और आता है इसके अंतर्गत, व्याख्या के बाद हमको लिखना होता है विशेष। तो विशेष में यहां पर लिख देता हूं, इस विशेष में भाषा सरल, सुबोध व बोधगम्य है, ये तो हम लिखेंगे विशेष में। ठीक है, एक दूसरा विशेष लिखेंगे कि उर्दू शब्दावली का भी, कहीं कहीं पर उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है। निम्न वर्ग की पीड़ा का बहुत सुंदर तरीके से उजागर किया गया है। एक विशेष लिखते हैं, निम्न वर्ग की पीड़ा को बहुत सुंदर तरीके से उजागर किया गया है। इस प्रकार हम इसको सप्रसंग व्याख्या में इसकी लिख देंगे, लिख सकते हैं। आशा करता हूं आपके पद्यांश भली प्रकार समझ में आ गया होगा। अब अगले भाग में आपसे समय पर मुलाकात हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।